शुरू हो चुकी थी। शाम ढलते ढलते सूरज की लालिमा कहीं खो गई और उसकी जगह गहरे स्लेटी बादलों ने ले ली। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह किसी आने वाली आफत का संकेत दे रही हो। ये गांव चंदनगढ़ के एक शांत कोने की बात है। यहाँ रघु की चाय की दुकान ही गांव वालों का एकमात्र अड्डा था। अरे ओ भाइयों, आज तो लगता है इंद्रदेव जमकर बरसेंगे। देख रहे हो कैसी ठंडी और तेज हवा चल रही है। आज तो चाय और पकौड़ों का दौर देर तक चलेगा। रोजाना की तरह गांव के लड़के और कुछ बुजुर्ग वहां जमा होने लगे थे। गर्मी की लंबी और चिपचिपी दोपहर के बाद इस ठंडी हवा ने सबको राहत दी थी, इसलिए आज महफिल शाम होने से पहले ही जम गई थी। तभी दूर से एक आकृति आती दिखाई दी। उसे देखते ही रघु के चेहरे पर चमक आ गई। अरे देखो तो कौन आ रहा है। राम राम काका, आए यहाँ बैठिए। आज तो महफिल की रौनक बढ़ गई। दीनानाथ काका इस गांव के सबसे पुराने और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्हें तंत्र मंत्र और पुरानी विद्याओं का गहरा ज्ञान था। रघु जानता था कि अगर काका दुकान पर आ गए तो भीड़ अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि काका के पास कहानियों का वो खजाना था जिसे सुनने के लिए लोग कोसों दूर से आते थे। और काका की कहानियों के साथ जब गर्मागर्म चाय और मुरली का आनंद मिलता तो समा बंध जाता। दीनानाथ काका चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। उन्होंने देखा कि सबकी आंखें उन्हीं पर टिकी हैं। हर कोई चाहता था कि काका अपनी यादों के झरोखे से कोई नई कहानी सुनाए। काका ने एक गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा जहां बिजली कौंध रही थी, और फिर अपनी आवाज धीमी करते हुए बोलना शुरू किया। जैसा मौसम है, ठीक ऐसा ही मौसम उस रात भी था। तब मैं जवान था और अपनी इस गुप्त विद्या को नया नया सीखा ही था। और मेरी पहली परीक्षा थी जब मेरा सामना रूहों की एक ऐसी फौज से हुआ था जिसने मेरी रूह कपा दी थी। मैं अपने एक दोस्त के घर जा रहा था। उन दिनों शहरों में तो टेलीफोन आ गए थे, पर गांवों में चिट्ठियों का ही सहारा था। मेरे दोस्त ने चिट्ठी लिखकर मुझे बुलाया था और मैं मना नहीं कर पाया। सफर लंबा था और जब मैं उस अनजान स्टेशन पर उतरा तो आधी रात हो चुकी थी। बस स्टेशन एकदम वीरान था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। स्टेशन की पीली रोशनी धुंध में डूबी हुई थी। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। नौजवान, यहाँ क्या कर रहे हो? से ही मैं पीछे पलटा। मैंने देखा कि घने कोहरे के बीच एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई और डरावनी लग रही थीं। वह कोई ढाबे वाले जैसा था। उसने मुझसे कहा, रात गई इस वीरान जगह पर क्या कर रहे हो लड़के? क्या तुम्हें नहीं पता कि सूरज ढलने के बाद इस स्टेशन पर मौत का पहरा होता है? ये जगह इंसानों के रहने लायक नहीं बची है। मैंने घबराते हुए कहा कि मुझे रामपुर जाना है, जहां मेरा दोस्त रहता है। लेकिन मेरी बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जिसे देखकर कलेजा कांप जाए। उसने कहा, इस स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता अब सिर्फ ऊपर वाले के पास है। देखो चारों तरफ, क्या तुम्हें कोई मुसाफिर दिख रहा है? यहाँ रात को परिंदा भी पर नहीं मारता। मैं पिछले 20 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, और आज भी जब आधी रात को उन अनजान लोगों के हंसने की आवाज आती है तो मैं अपने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता हूँ। हाँ, मैंने उससे पूछा कि वह किन लोगों की बात कर रहा है, क्या यहाँ कोई भूत प्रेत का साया है? उस आदमी ने दूर अंधेरे की ओर इशारा किया, जहाँ धुंध में ओझल हो रही थी। काका ने बताया कि उस वक्त उन्हें लगा कि शायद वह बूढ़ा आदमी उन्हें डरा रहा है। वह नई उम्र के थे, विद्या सीख रहे थे, इसलिए थोड़ा अहंकार भी था। उन्होंने आदमी की चेतावनी को अनसुना कर दिया। तभी अचानक आसमान जोर से कड़कड़ाया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं भीगने लगा था। तभी मेरी नज़र दूर बने एक पुराने मकान पर पड़ी। मैंने सोचा कि ये ढाबे वाले की बातों में आकर भीगने से अच्छा है कि उस छत के नीचे पनाह ली जाए। काका उस घर की तरफ बढ़ने लगे। उनके जूतों की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे वह घर के पास पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। लेकिन काका रुके नहीं।
जैसे ही वह घर के टूटे हुए दरवाजे के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि अंदर एक और आदमी खड़ा है। आ जाओ नौजवान, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बाहर बहुत बारिश है, यहाँ अंदर आ जाओ, यहाँ तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। धोती और फतुआ पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी मुर्दे के चेहरे पर होती है। उसने इशारे से काका को अंदर बुलाया। काका को लगा कि शायद ये कोई कुल्ली या चौकीदार है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे खुद चलकर मौत के जाल में जा रहे हैं। मैं गोदाम के अंदर दाखिल तो हो गया, लेकिन जैसे ही पैर अंदर रखा मुझे महसूस हुआ कि जमीन ठंडी नहीं बल्कि गर्म और चिपचिपी थी, जैसे वहां पानी नहीं ताज़ा खून गिरा हो। गोपाल काका की आवाज़ अब और भी भारी हो गई थी। दुकान के बाहर और बिजली के कड़कने की आवाज़ के दुकान में बैठा हर शख्स अपनी सांसें रोककर काका की ओर देख रहा था। काका ने अपनी आंखें मूंद ली, जैसे उस पुराने भरी हवा उन्हें आज भी महसूस हो रही हो। मैं उस गोदाम के अंदर कदम रख चुका था। अंदर का नज़ारा बाहर से भी ज्यादा भयानक था। छत से पानी टपक रहा था, लेकिन वह पानी नहीं था। दीवारों पर अजीब सी काई जमी थी और बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की बेंच पड़ी थी। वह आदमी जो धोती कुर्ता पहने खड़ा था, उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कुराहट में कोई गर्मजोशी नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था। बैठो बेटा बैठो, इस बारिश में कहाँ जाओगे? यह बारिश तो अभी 2 घंटे तक नहीं रुकने वाली। लगता है किस्मत तुम्हें खुद खींचकर यहाँ ले आई है। मैं उस बेंच पर बैठ गया। तभी उसने पास पड़ी एक पुरानी गमछी की ओर इशारा किया ताकि मैं अपना सिर पोंछ सकूं। मैंने उसे हाथ नहीं लगाया क्योंकि मेरी छठी इंद्री मुझे बार बार सचेत कर रही थी कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। तभी उस आदमी ने एक ऐसा सवाल किया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। क्यों बेटा, क्या तुम भूतों में विश्वास करते हो? क्या तुम्हें डर लगता है? मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, विश्वास तो करता हूँ बाबा, लेकिन डरता नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वह आदमी फिर से अजीब तरह से हंसा। वह हंसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि किसी सूखी हड्डियों के टकराने जैसी आवाज थी। वह अचानक उठा और गोदाम के अंदर बने एक छोटे अंधेरे कमरे की तरफ चला गया। काका ने बताया कि उस आदमी के अंदर जाते ही गोदाम का तापमान अचानक गिर गया। हवा में अब वही सड़ी हुई मांस की गंध तेज हो गई थी जो उन्होंने बाहर महसूस की थी। तभी अंधेरे कमरे से अजीब सी चबाने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई हड्डी तोड़ रहा हो। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जोर से आवाज दी, कौन है? क्या कर रहे हो तुम? तभी वह आदमी बाहर आया, लेकिन अब उसका हुलिया बदल चुका था। बूढ़े और सूखे मांस खाकर मेरा जी भर गया था। आज कई सालों बाद कोई ताज़ा और जवान शिकार इस गोदाम में आया है। काका समझ गए थे कि यह कोई मामूली रूह नहीं, बल्कि एक ब्रह्मदैत्य या नरभक्षी प्रेत है जो सालों से इस वीरान गोदाम में शिकार का इंतजार कर रहा था। मैं अपनी जगह से उठा। वह मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वह हवा में तैरता हुआ सा लग रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, दूर रहो। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आज तुम्हारी यह झूठी दुनिया राख हो जाएगी। पर वह रुका नहीं। उसने अपने हाथ फैलाए और उसकी उंगलियों से काली धुंध निकलने लगी। तेरी विद्या और तेरा साहस आज यही दफन हो जाएगा। देख तेरे चारों तरफ कौन है? तुझे क्या लगता है इन मामूली लकड़ियों से तू मुझे रोक पाएगा? तभी गोदाम की फटी हुई जमीन से एक एक करके इंसानी कंकाल बाहर संगीत निकलने लगे। उन सब के कंकालों पर वही काली धुंध लिपटी हुई थी। वे सब काका को घेरने लगे। काका अकेले थे और उनके सामने पूरी प्रेत सेना खड़ी थी। पर काका ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जेब से वह संगीत चीज निकाली जिसके लिए उन्होंने सालों तक साधना की थी। चंदनगढ़ गांव की उस छोटी सी दुकान पर अब सन्नाटा इतना गहरा था कि दीनानाथ काका का चेहरा पसीने से तर था, मानो वो सचमुच इस मौत के गोदाम में दोबारा पहुंच गए हों। उन्होंने अपनी मुठियां भींची और कहानी को आगे बढ़ाया। वो घेरा छोटा होता जा रहा था। मुझे समझ आ गया था कि मैंने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की है। डर तो लग रहा था, पर मेरे गुरु की दी हुई शिक्षा ने मुझे टूटने नहीं दिया। पकड़ लो इसे,
इसकी गर्दन मरोड़ दो, आज इसकी हड्डियों का सूप बनेगा और मांस का जलसा होगा। बहुत दिनों बाद किसी इंसान का खौफ चखने को मिलेगा, मार डालो इसे। काका ने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरु का स्मरण किया। उन्होंने अपने कुर्ते की गुप्त जेब से सिधकी हुई अभिमंत्रित संगीत, सूखी जड़ें और कुछ काले दाने निकाले। उन्होंने उन्हें हाथ में पकड़ा नहीं बल्कि हवा में उछालते हुए मंत्रों संगीत का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की शक्ति गोदाम की गूंज में मिली, पूरा गोदाम संगीत कांपने लगा। एयुएम क्लीन अघोर रूप आए शत्रु संहार नायक। काका के मुंह से निकलते हर शब्द के साथ गोदाम के अंदर एक नीली रोशनी फैलने लगी। वो कंकाल जो काका की ओर बढ़ रहे थे अचानक ठिठक गए। जैसे जैसे मैं मंत्रों का वेग बढ़ाता गया, वो प्रेत सेना धुएं में बदलने लगे। गोदाम के फर्श पर बैठ गया। मेरी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। डर और थकान की वजह से मेरी आंखें मुनने लगी। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक वहां अचेत रहा, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो खिड़की की दरारों से सूरज की सुनहरी रोशनी अंदर आ रही थी। काका जब उठे तो उन्होंने देखा कि वह जगह वैसी नहीं थी जैसी रात को दिख रही थी। वह गोदाम अब एक खंडहर बन चुका। मैं उस खंडहर से बाहर निकला और सीधे अपने दोस्त जोगिंद के घर पहुंचा। काका की बात खत्म होते ही दुकान में एक गहरा सन्नाटा छा गया। तभी अचानक पास के एक पेड़ पर बैठा एक उल्लू जोर से बोला, जिससे दुकान में बैठे सब लोग डर कर उछल पड़े। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर समूह बनाकर अपने घरों की ओर भागने लगे। दीनानाथ काका शांत भाव से उठे और अंधेरे रास्ते पर निकल पड़े। आसमान साफ हो चुका था।